मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के पहले चैप्टर ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं आज हम लोग। पहला टॉपिक है हम लोगों का लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन एंड मेथड्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन। ओके, सेकेंड टॉपिक जो हम लोग करेंगे वहाँ पे हम लोग करेंगे आज सॉइल एज अ रिसोर्स। एक रिसोर्स के रूप में सॉइल को देखेंगे, सॉइल के टाइप्स को डील करेंगे और सॉइल इरोजन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, इस चीज़ों को डील करेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, लैंड रिसोर्स। ओके, देखिए लैंड हमारे लिए रिसोर्स है, इसमें हम किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लैंड्स पे हम अपनी सारी एक्टिविटीज़, वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। ओके, लैंड है क्या? लिथोस्फीयर का वो अपर सरफेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोग अपने लाइफ की सारी एक्टिविटी, चाहे घर बना के रहना हो, ठीक है, चाहे फैक्ट्रीज हो, ऑफिस हो, ठीक है, रोड्स हो, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, okay, everything is performed on land. Okay, so we use land as a resource. टेक्स्ट बुक में ना एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये हमारे टेक्स्ट बुक की लाइन है ना कि लैंड हमारे एक ऐसा रिसोर्स है जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। देखिए इसमें से क्या है कि 7% एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके रीज़न क्या है कि इस एरिया का टोटल 7% में सम पोर्शन ऑफ दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, दैट इज़ नोन एज POK। तो 7% एरिया कुछ पाकिस्तान के अंडर में है और कुछ चाइना के अंडर में है। तो हमारे पास लैंड यूज़ के हिसाब से हमारे पास एक नेट अगर देखा जाए तो 93% ही हमारे अंडर में है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं। तो अगर आप रिलीफ फीचर के हिसाब से देखते हैं ना तो अलग अलग रिलीफ फीचर्स दिखाई देते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ना एक पाई चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43% ऑफ द लैंड इज़ प्लेन्स। ठीक है, 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स हैं। ओके, एंड 27% आर प्लेट्यूज। आप ये देख रहे हैं कि ये जो लैंड है ये इस लैंड के अलग अलग फीचर्स हैं, वेरियस फीचर्स हैं। ओके, तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि ये जो लैंड्स हैं इसके अलग अलग फीचर्स हैं। अब आप देखिएगा तो ये अलग अलग फीचर्स हैं। लैंड जो है उसको यूज हम लोग कितने तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको देखते चलिए। देखिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले लैंड यूटिलाइजेशन में आपको दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट्स। ठीक है, आसान है कि इतने इस पे क्या है, जंगल है। लैंड का ये पोर्शन जंगल के तौर पे है, इस पे फॉरेस्ट्स हैं। ओके, सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। लैंड्स नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यहाँ पे देखिए दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके, तो फिर किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? जब इस लैंड पे खेती नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दिया है। एक है वो आपका बैरन या वेस्ट लैंड है। बैरन मतलब क्या होता है, अनफर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं है। वेस्ट लैंड या बैरन लैंड जो खेती के काम नहीं आ रहा है, किसी काम नहीं आ रहा है, बैरन पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है। सेकंड आप देख रहे हैं तो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है ये वैसे लैंड हैं जो क्या किए जा रहे हैं, पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। यानी ये वैसे लैंड है जहाँ पे खेती के अलावे और काम हो रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे घर बना लिया, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ऑफिस है, रोड्स है। तो ये क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावे और चीज़ों में ये यूज किए जा रहे हैं।
ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेटलमेंट हो गए, इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है। तो दीज लैंड्स आर पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। क्लियर है। अब आप थर्ड में देखते हैं कि तीसरा यूज आपको क्या दिखाई दे रहा है लैंड का। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, कि यानी ये जो फैलो लैंड है जिसको हम लोगों ने खाली छोड़ दिया है, परती छोड़ दिया है, उसको परती ज़मीन बोलते हैं। तो उसके अलावे आप देखिएगा तो एक तो आपने देखा है कि ये खेती में यूज नहीं हो रहे हैं, एक और देखिएगा अदर नॉन कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें आते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले लेंगे हम लोग जैसे पैस्चर लैंड्स हो गए, ठीक है ना, जहाँ पे या ग्रेजिंग कह सकते हैं, जहाँ पे ग्रेजिंग होते हैं, वो ज़मीन जहाँ पे खेती नहीं हो रही है लेकिन वहाँ पे जानवरों के चारागाह के तौर पे यूज हो रहा है, ग्रेजिंग हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो लैंड पुट टू मिसलेनियस यूजेज, जहाँ पे लैंड के और अलग अलग यूज करते हैं, जैसे आप देखिए, ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लैंड है जहाँ पे आप अलग अलग तरह के पेड़ लगाते हैं, पेड़ों के झुंड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ लगाए जाते हैं, प्लांटेशन किए जाते हैं। ओके, अब आप देखिएगा तो चौथा टाइप आपको नहीं, एक टाइप इसमें आपको और दिखाई दे रहा है अदर अनकल्चरेबल लैंड्स में, पैस्चर लैंड हो गया, ट्री ग्रोव्स हो गए। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लैंड है जो परमानेंटली पास्चर लैंड है, जहाँ पे शुरू से ना कल्चरेबल ग्रेजिंग लैंड्स, ठीक है। कल्चरेबल ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये शुरू से यूज होते आ रहे हैं और यहाँ पे ना पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा में खेती नहीं हुई है, 5 साल और ज़्यादा से यहाँ पे क्या है, नो एग्रीकल्चर, कोई खेती नहीं हो रही, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कल्चरेबल ग्रेजिंग लैंड्स है। उसके बाद आप देखिए तो फैलो लैंड्स आते हैं। फैलो लैंड्स में क्या होते हैं कि ये ज़मीन जो है वो खाली छोड़े गए हैं, परती छोड़े गए हैं, इनको क्या बोलते हैं, फैलो लैंड्स। तो यहाँ आपको दिखाई देंगे 2 तरह के फैलो लैंड्स, ठीक है, 2 तरह के फैलो लैंड दिखाई देंगे। एक क्या होंगे, करेंट फैलो लैंड का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट सीज़न में या इस सीज़न में इसको खाली छोड़ा गया है, ठीक है, प्रेजेंट सीज़न में इस पे खेती नहीं हो रही है। और एक होते हैं परमानेंट फैलो लैंड, वैसे फैलो लैंड है जहाँ पे लास्ट 5 ईयर से खेती नहीं हो रही है, लास्ट 5 ईयर से उसको अनयूज किया गया है, उसको परती छोड़ा गया है। तो फैलो लैंड 2 तरह के होंगे, एक होंगे करेंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स, एंड सेकेंड इज अदर देन current fallow land that is left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture year। क्लियर है। अब आप देखिए उसके बाद एक टाइप आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, ये वैसे एरिया है जहाँ पे खेती हुई है, जहाँ पे ये एग्जैक्ट एरिया है जिस पे खेती हो रही है। सो नेट सोन एरिया, इसमें क्या होते हैं, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी ये वैसे एरिया है जिसमें खेती की गई है इस साल, ठीक है, नेट सोन एरिया। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन में फॉरेस्ट हैं, उसके बाद अनकल्टिवेबल या नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, ट्री प्लांटेशन के लिए यूज किए जा रहे हैं, वहाँ ट्री ग्रोव्स लगाए जा रहे हैं, घर बना के रहते हैं हम लोग। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न की बात हम लोगों ने किया है कि लैंड यूज कैसे करते हैं, लैंड यूज के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 2 तरीके के फैक्टर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन आप इसको कह सकते हैं, इस टॉपिक को, कि फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन 2 तरीके के होंगे। ओके, यहाँ हमें क्या दिखाई देते हैं, एक को हम डालेंगे ह्यूमन फैक्टर्स और एक को डालेंगे नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या होंगे, सीधी सी बात है, नेचुरल फैक्टर्स में लेंगे हम लोग वहाँ की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, यही से लेंगे ना। टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है, सोइल टाइप्स कैसा है। वहीं अगर फिजिकल की बात करते हैं
या ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, साइज क्या है, पॉपुलेशन वहाँ का कैसा है। उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना हुआ है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके। और फिर क्या देखेंगे इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ के कल्चर या ट्रेडिशन कैसे हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, वी कैन डिवाइड और वी कैन क्लासीफाई द पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। वन इज नेचुरल इंक्लूड्स द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द सॉइल टाइप्स, एंड सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ दैट एरिया एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट एरिया। क्लियर है ना। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है उसके ग्रेड को कम करना, ग्रेड मीन्स क्वालिटी, खासियत। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगे, वो सारे फंक्शन, वो सारे एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें शामिल होंगी जिससे क्या होगा, लैंड की जो नेचुरल क्वालिटी है, लैंड की जो नेचुरल क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सो डिक्रीजिंग ऑफ नेचुरल क्वालिटी ऑफ लैंड्स इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, नेचुरल क्वालिटी में डिग्रेड होना, ठीक है। देखिए लैंड हमारे बहुत यूजफुल रिसोर्स है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि आज जो भी है हम लोग कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी तो लैंड पे ही परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसके एक्सेसिव यूज से क्या हुआ कि इसका नेचुरल क्वालिटी ख़त्म होने लगा, ठीक है। नेचुरल क्वालिटी ख़त्म होने के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि और सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जो नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हुए, इनके भी स्पीड बढ़ते चले गए, कहीं ना कहीं समवेयर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि पहाड़ों के साइड में, माउंटेन रीजन्स में पेड़ काटे गए, पहाड़ों पे माइनिंग ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, होटल्स बनाए गए, तो इन सब से क्या हुआ, वहाँ के पहाड़ कमज़ोर होते गए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली लैंड इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लैंड स्लाइड्स होते रहते हैं। तो क्या हुआ कि नेचुरल कैलेमिटीज़ की स्पीड को बढ़ा दिया गया है। तो ये फाइनली क्या हुआ है कि लैंड की नेचुरल क्वालिटी घटती चली गई, साथ ही साथ वैसे नेचुरल फैक्टर्स जिससे लैंड की क्वालिटी डैमेज हो सकती है, उसकी स्पीड बढ़ती चली गई। तो इन्हीं सब को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन और डिक्रीजिंग ऑफ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ लैंड्स, ओके। लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए लैंड डिग्रेडेशन के आप एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो हम अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, आपको बहुत तरीके से यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। चाहे आप देखिए ह्यूमन एक्टिविटी में देखिएगा, देखो हमारे लाइफ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसका 95% तो लैंड से ही फुलफ़िल हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे आप ओवर ग्रेजिंग कह सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ठीक है, ओवर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में हम लोग केमिकल्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव के यूजेज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के कारण एग्रीकल्चर में देखेंगे तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। एक पाई चार्ट दिया गया है फिगर नंबर 1.5 पे, आप उस पाई चार्ट को देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो टोटल लैंड डिग्रेडेड एरिया है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में हमारे इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर लैंड डिग्रेडेड। टोटल कितने हैं हमारे यहाँ पे अभी लैंड डिग्रेडेड, 130 हेक्टेयर्स, ठीक है, 130 मिलियन हेक्टेयर्स है, ओके। इसमें से आप देखेंगे ना, इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि वाटर इरोडेड एरिया जो है वो मेनली सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे 56% वाटर इरोडेड है। उसके बाद आप देखिएगा तो 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड है,
और आप देखिएगा तो सैलाइन और एल्काइन लैंड्स कितने हैं टोटल 6%, और 10% एरिया जो है वो 10% एरिया क्या है हमारा वाइंड इरोडेड है। ठीक है, तो इन सारे आप देख सकते हैं कि जो टोटल लैंड डिग्रेडेड और लैंड की जो क्वालिटी में आप गिरावट देखते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के कारण हो, चाहे वो वाटर के कारण हो, चाहे वो विंड के कारण हो, अलग अलग फैक्टर से आप देख सकते हैं लैंड की क्वालिटी किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में डिक्रीज होते गए। जो रिसोर्स रिच एरिया है, झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, वहाँ पे क्या होते हैं कि रिसोर्स के माइनिंग के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। साथ ही साथ माइनिंग के कारण क्या होता है, वहाँ का जो देखिए माइनिंग करने के बाद उसको ऐसे खुला छोड़ दिए। ठीक है, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकैवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेज ऑफ ओवरबर्डनिंग इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सिवियर लैंड डिग्रेडेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। उसके बाद आप देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हुआ है। वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में क्या देख रहे हैं हम लोग, ओवर इरिगेशन के कारण ज़्यादा हुआ है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे जो भी रीजन हो, लैंड की क्वालिटी तो डिग्रेड हो रही है। तो ज़रूरत क्या है कि लैंड की जो नेचुरल क्वालिटी है उसको सस्टेन किया जाए। वही बात हुई ना कि लैंड की नेचुरल क्वालिटी को क्या किया जाए, सस्टेन किया जाए। तो बात किस चीज़ पे आ जाती है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, जैसे लैंड डिग्रेडेशन का मतलब हुआ डिक्रीज इन नेचुरल क्वालिटी ऑफ लैंड, वही उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लैंड का मतलब मेंटेनिंग द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ लैंड इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। आर द वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेथड्स व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन ओके टू डिक्रीज लैंड डिग्रेडेशन और टू इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लैंड हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक तो एफॉरेस्टेशन के थ्रू। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन हो सकता है। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग के कारण देखिए जो जो फैक्टर्स लैंड डिग्रेडेशन को प्रमोट करते हैं उस फैक्टर्स को कंट्रोल करना सबसे एक कॉमन चीज़ हो गया ना। ओवर ग्रेजिंग से हो रहा था वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, तो ओवर ग्रेजिंग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स या प्लांटिंग, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन ये कह सकते हैं आप। शेल्टर बेल्ट्स प्लांटेशन ये क्या होते हैं कि देखिए शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि आप ना एक लाइन पेड़ की लगाते हैं, बीच में फिर गैप छोड़ते हैं। ठीक है, फिर पेड़ की एक लाइन लगाते हैं, लाइन में ना पेड़ लगाते हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं कि देखिए जो विंड की स्पीड है ना उसको ब्रेक किया जा सके। ठीक है, इसी को हम लोग विंड ब्रेक मेथड भी कहते हैं। तो अगर हम लोग शेल्टर बेल्ट्स प्लांटेशन करते हैं तो एक इफ़ेक्टिव मेथड हो सकता है वो। उसके बाद देखिए जो डेजर्ट एरिया है, विंड के कारण क्या होते हैं अपने साथ वो सरफेस के जो सैंड्स होते हैं वो कैरी कर लेते हैं और सैंड ड्यून्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ सैंड ड्यून्स बने हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, डेजर्ट में कैसे पेड़ लगाए जा सकते हैं। डेजर्ट की वेजिटेशन हम लोग पीछे पड़े हैं ना, थॉर्नी वेजिटेशन है। तो इन सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे थॉर्नी बुशेस, कंटीले पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, देखिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करना, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ठीक है, आप अपने शहर में बहुत सारे जगह ऐसे देख सकते हैं कि जो वेस्ट हैं, कूड़े हैं, उनको शहर के बाहर किसी एरिया में, ओपन एरिया में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या वो तरीका भी अनहाइजीनिक है, साथ साथ वो उस ज़मीन की क्वालिटी को भी डैमेज करेगा। तो चाहे जो भी हो, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो और अदर वेस्ट हो, उन सब का क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए।
Okay, so proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं लैंड रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. ओके, चलिए अब फिर हम लोग करते हैं, ये पहला टॉपिक तो मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो चुका है. अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, सॉइल्स एज अ रिसोर्स, सॉइल्स के टाइप्स और इरोजन. सॉइल क्या होते हैं? सॉइल एज अ रिसोर्स, हम जानते हैं कि सॉइल जो है, जो आप देखते हैं लैंड का जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस जो किससे बना है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स. रॉक्स के वेदरिंग के कारण जो बना है वो सॉइल है. ठीक है ना, आप देख सकते हैं सॉइल को. ठीक है, अब सॉइल पे हम लोग सॉइल का यूज करते हैं, सॉइल पे खेती जो हम लोग खेती करते हैं तो सॉइल ही होता है, वो सॉइल में ही खेती करते हैं. सॉइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. ठीक है, द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम. इट टेक, देखिए सॉइल का फॉर्मेशन हमें पता है कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में. सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स अगर आप कहते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, तो सॉइल के हम देख सकते हैं कि देखिए रिलीफ, पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. चाहे वो रिलीफ हो, पेरेंट रॉक हो, ठीक है, पेरेंट रॉक्स हो गए, टाइम हो गए, टेम्परेचर हो गए. ठीक है, टेम्परेचर हो, एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर हो गए, यही सब एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, यही सब तो फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के. तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. देखिए सॉइल के उसके अलावे जो केमिकल प्रोसेस है, जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है केमिकल और फिजिकल, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब के कारण क्या होते हैं कि सॉइल की वैरायटी अलग होगी, सॉइल के टेक्सचर अलग होते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर अलग होते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उसके जो अलग अलग बेसिस के आधार पे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. कि हम लोग टॉपिक पे आते हैं. सॉइल हम लोग समझ चुके हैं कि सॉइल रॉक्स के वेदरिंग के कारण बनता है. अपर सरफेस है लैंड का, यहाँ सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट हो गए, पेरेंट्स रॉक्स हो गए और टेम्परेचर हो गए. ठीक है, इनके अलग अलग फॉर्मेशन प्रोसेस के कारण इनके जो वेराइटी हैं, टेक्सचर हैं, क्वालिटी हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल. देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हम लोग जो भी टाइप्स करेंगे तो टाइप्स के फीचर्स, तो वहाँ के क्रॉप्स कौन कौन से हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, यही कवर करना है. ठीक है, आसान टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें अच्छे से करते हुए चलना है. ठीक है, सबसे पहला टाइप है आपका एलुवियल सॉइल. देखिए एलुवियल सॉइल कैसे बनते हैं? तो एलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स. देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, आप देखिएगा अपने टेक्स्ट बुक में मैप पे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में देख सकते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन आपके मैप पे दिया गया है, दिखाई दे रहा है. आप देखिएगा ना, तो एक नैरो कॉरिडोर से ये नॉर्दर्न प्लेन से साउथ और वेस्ट की तरफ आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, गुजरात में और राजस्थान में दे रहे हैं ना. एलुवियल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड्स इन गुजरात एंड राजस्थान थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. It is also found in eastern coastal plains in the deltic region of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. आप मैप में देख सकते हैं, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ आप देखिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि एक नैरो स्ट्रिप आ रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ, वो भी एलुवियल सॉइल का है. ठीक है, एलुवियल सॉइल में देखेंगे तो एलुवियल सॉइल के जो कंपोजिशन है वो किससे बने होते हैं? तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिल्ट, क्ले
ठीक है, और सैंड, 3 चीज़ों से बने होते हैं, सैंड हो गए, सिल्ट हो गए और क्ले हो गए। ठीक है, ये बेसिकली 2 टाइप के एलुवियल सोल होते हैं, एक न्यू और एक ओल्ड। जो न्यू वाले एलुवियल सोल होते हैं ना, उसको खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। और ओल्ड वाले एलुवियल सोइल को बोलते हैं बांगड़। क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं और खादर बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सोइल में आप देखिएगा तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि दीज आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स, अदर सीरियल क्रॉप्स। चलिए ये देखिए, ये जो एलुवियल प्लेन का एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हमने देखा है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है। देखिए एग्रीकल्चर जहाँ ज़्यादा होगा, जो एरिया ज़्यादा फर्टाइल होगा वहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चर होंगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप होंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप होगा। तो इन सब कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक सोयल। एलुवियल सोयल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एलुवियल सोयल मेनली गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंटेशन से फॉर्म हुआ है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक स्ट्राइप आपको दिखाई दे रहा है, और एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये राजस्थान और गुजरात में भी दिखाई दे रहे हैं। एलुवियल सोयल के 2 टाइप देखे हैं, खादर और बांगर। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आते हैं ब्लैक सोयल में। ठीक है, तो देखिए जो ब्लैक सोयल होते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल। ये कलर में ब्लैक होते हैं इसलिए इनको ब्लैक सोयल बोलते हैं, और इनको रेगुर सोयल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सोयल ना कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखिएगा तो क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज पेरेंट रॉक्स मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जो ब्लैक रॉक्स है ना, इनका आप देखिएगा तो इनका फॉर्मेशन मोस्टली इग्नियस रॉक्स से हुआ है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल इन डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मतलब क्या हुआ कि देखिए जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो में आप एक रीजन देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, आप मैच करके देख लीजिए तो जो ब्लैक सोल का रीजन है पेनिनसुलर प्लेटो का, वो हिस्सा जहाँ पे ब्लैक सोल मिलते हैं उसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, मैप पे आप देख रहे हैं तो ये आपको डेक्कन ट्रैप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए जब हम डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो डेक्कन ट्रैप का जो पेनिनसुलर प्लेटो का एरिया है 70 डिग्री से लेके, ठीक है, 24 डिग्री लैटीट्यूड, 70 डिग्री टू 24 डिग्री का रीजन आ जाएगा आपका ये डेक्कन ट्रैप वाला, इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस डेक्कन ट्रैप में जो आते हैं एरिया, ये जो आएंगे ना डेक्कन ट्रैप में, महाराष्ट्र आ जाते हैं, सौराष्ट्र आएंगे, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़ के हिस्से आते हैं। तो डेक्कन ट्रैप को अच्छे से समझना है। डेक्कन ट्रैप का एक्सटेंशन हम लोग देख रहे हैं कि लैटीट्यूडियल एक्सटेंशन इसका 17 टू 24 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडियल एक्सटेंशन इसका 73 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट है। क्लियर है। डेक्कन ट्रैप का अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो महाराष्ट्र हो गए, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी और छत्तीसगढ़। दिस सोइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ये बहुत ही फाइन मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये खेती में किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। खेती में इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दीज सोयल आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। तो चलिए ब्लैक सोयल की बात करते हैं, समझ में आ गया। ब्लैक सोयल को रेगुर सोयल भी कहते हैं। ब्लैक सोयल कॉटन की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक सोयल का जो रीजन है उसको हम लोग डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। डेक्कन ट्रैप में कौन कौन से रीजन आते हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मालवा, एमपी का कुछ पार्ट्स। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे जो देखेंगे वो आएगा रेड सॉइल। ठीक है, तो रेड सॉइल कहाँ देखिए, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। आप मैप देख सकते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल को यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन।
डेक्कन ट्रैप के ईस्ट और सदर्न पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। इन एरिया में क्या कहा गया कि जी ये लो रेनफॉल के एरिया में होते हैं। तो ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं ये लीवार्ड साइड हो गए जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है। दीज सोइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। वही हमने देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन। टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स दीज सोइल्स डेवलप रेडिश कलर। आयरन एलिमेंट के कारण इनके कलर क्या होते हैं, लाल होते हैं। व्हेन दिस सॉइल अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट लुक्स येलो। ये जो सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो येलो दिखाई देते हैं। हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, आसानी से कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल में देखिए ये सॉइल कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो दीज सॉइल डेवलप इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल्स, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आप देख सकते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए जो मेघालय वाले रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है और साथ ही साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे एरिया में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए these soils develop in regions of high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rains. बहुत ज़्यादा बारिश के कारण क्या होता है, मिट्टी का जो अपर सरफेस है वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है, कैरी कर जाता है। लीचिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे रीजन में क्या होंगे, इस मिट्टी का क्या होगा, जो फर्टाइल चीज़ एलिमेंट्स है, इस मिट्टी की फर्टिलिटी तो वॉश हो जाती है। So low humus content due to high temperature that destroy most of the decomposer like bacteria. बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होते हैं, इस मिट्टी के जो और डिकम्पोजर्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप पे देख सकते हैं ना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम, ओके। उसके बाद देखिए ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है, तो टी एंड कॉफ़ी के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। सूटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी, दीज सॉइल्स आर सूटेबल कैसियो नट इन तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है। लैटेराइट सोइल को एक बार जल्दी से कवर करते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, लैटेराइट सोइल मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में, बहुत ज़्यादा जहाँ पे बारिश हो। इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। एरिड सॉइल नाम से ही क्लियर है कि क्या होंगे यहाँ पे, जो जहाँ पे कम रेनफॉल होगा, बारिश कम होगी, वहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, रेंजेज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये टेक्सचर के हिसाब से सैंडी होते हैं और नेचर के हिसाब से खारा होते हैं, सलाइन होते हैं, ठीक है। इसमें साल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। लोअर होरिजोन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कैंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंपोनेंट डाउनवर्ड्स। जो ये एरिड सॉइल होते हैं, इसका जो लोअर हॉरिजोन होता है उसको कैंकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जो कंकर वाल देखिए, इस सॉइल प्रोफाइल को हम देखते हैं तो इसमें जो कैल्शियम के जो कंटेंट्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, जो वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। देखिए वाटर ऊपर से सरफेस पे आ रहा है, यहाँ कैल्शियम का लेयर है, उसके कारण वाटर नीचे इनफिल्टर नहीं हो पाते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। ये ना वैली साइड्स में लोमी होते हैं और इनमें गाद होता है, मड होते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं सॉइल के टाइप्स। हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स देखे हैं, एलुवियल सॉइल, ये सेडिमेंटेशन से बने हुए हैं, सेडिमेंट के डिपोजिशन से बने हुए हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स और नैरो पार्ट इन राजस्थान एंड गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके हमने क्रॉप्स देख लिए, इसके दो टाइप देख लिए। ब्लैक सोल देखा, ब्लैक सोल बने हैं इग्नियस रॉक से, ये मिलते हैं डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में। ये कॉटन की खेती के लिए काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं और इनको रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा है, फिर हमने देखा रेड एंड येलो
सॉयल। रेड एंड येलो सॉयल कहाँ देखते हैं? जहाँ पे इग्नियस रॉक से ये बने हुए हैं, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा लेटेराइट सॉयल। लेटेराइट सॉयल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में मिलते हैं, और एरिड सॉयल जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हो वहाँ मिलते हैं, डेजर्ट साइड में मिलते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉयल कवर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन क्या होते हैं? सॉयल इरोजन का मतलब होता है, इरोजन मतलब मिट्टी का, सॉयल का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होके चले जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉयल इरोजन। चाहे वो किसी भी कारण से हो, बाय द एक्शन ऑफ एयर और वाटर व्हेन द upper surface of soil is carried away, is transported by the action of air and water, it is called soil erosion. Okay, soil erosion is the denudation of the soil cover and subsequent washing down. The running water cuts through the clayey soils and makes a deep channel known as gully. आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते हुए चलिएगा। सॉइल इरोजन का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये मिट्टी के ऊपर के सरफेस को क्या करता है? कैरी करता है, चाहे वो पानी के साथ हो चाहे वो हवा के साथ हो। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इरोजन गो ऑन सिम्युलटेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। देखिए सीधी सी बात है ना, जब एक जगह का मिट्टी ट्रांसपोर्ट हुआ, कैरी हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके वो दूसरी जगह जमा होगा। तो जैसे इरोजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? दूसरी जगह फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये चलता रहता है एक। लेकिन क्या होता है देखिए, बट दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion। अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटी भी है। देखिए सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो नेचुरल है और एक ह्यूमन फैक्टर है। नेचुरल तो हम लोग जानते हैं, एयर, वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स, ये हो गया। ह्यूमन में क्या है? माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, ओके, ओवरग्रेजिंग, इरिगेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। मेनली क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विंड और वाटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो ये हमारे सॉइल इरोजन है वो कितने टाइप के होते हैं। सॉइल इरोजन में आपको देखिए 2-3 टाइप के सॉइल इरोजन दिखाई देते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपके लिए और है, वो है गली। गली का मतलब क्या होता है? देखिए, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल एज गली। जो बहते हुए पानी के कारण जो क्लेई सॉइल्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कट बन जाते हैं, चैनल जैसे बन जाते हैं, उसको गली कहते हैं। आप पिक्चर पे देख सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे पिक्चर आ रहा है उसमें देख सकते हैं। ये जो मिट्टी होते हैं ये खेती के लायक नहीं होते हैं, तो इसको बैड लैंड्स भी कहते हैं। अब हम लोग ने क्या करते हैं, अलग अलग टाइप देखते हैं इरोजन के। सबसे पहला टाइप हम लोग देखते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन का मतलब क्या होता है? We can define sheet erosion as flowing of water as a sheet over a large area down a slope. In such cases, the top soil is washed away. The action is known as sheet erosion. ठीक है, देखिए जब सीट का मतलब एक पूरा का पूरा सरफेस, एक पूरा का पूरा अपर सरफेस ही जब एक जैसे सीट कहते हैं ना हम, तो वो पूरा का पूरा एक जब पूरा सीट के तौर पे ही इरोजन हो जाए, पूरा का पूरा अपर सरफेस एक साथ इरोड हो, तो वो कहलाएगा सीट इरोजन। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हुए चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कंटूर प्लफिंग। ये इरोजन को रोकने का एक मेथड है। कंटूर का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे हम खेती कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं, तो क्या करना है कि एक ना प्लफिंग अलोंग द कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस का मतलब क्या हुआ कि आप खेती कर रहे हैं, बीच में जैसे 2 लाइन है, यहाँ पे खेती कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किए, इस ज़मीन को थोड़ा सा ऊंचा कर। तो कंटूर प्लफिंग एक तरीका है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का। प्लफिंग अलोंग द कंटूर लाइंस टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द स्लोप्स इन केस इज नोन एज कंटूर प्लफिंग। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप ऑफ द ग्रासेज आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, घास की एक पट्टी बीच बीच में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है,
सॉयल के टाइप, सॉयल एज अ रिसोर्स, सॉयल इरोजन और सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के मेथड्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।